हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी पार्ट 1 की। और ये पहला लेक्चर होने वाला है बायोलॉजी में हमारा। और गाइज, इससे पहले हम लैब असिस्टेंट और पर्यावरण परिवेशक में फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस को कवर कर चुके हैं। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको लेक्चर सीरियल वाइज सेट किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है। सो गाइज बायोलॉजी में क्या होता है गाइज, इसमें जीवों का अध्ययन होता है, अर्थात जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, जो बायोलॉजी है ना, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक हैं और गाइज ट्रेविरेनस, इन्होंने 1801 में किया था। ठीक है ना। और जीव विज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है अरस्तु। ठीक है ना। और जीव विज्ञान का जो पितामह है ये कहा जाता है अरस्तु को ही। सो गाइज, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं ताकि हम इन लेक्चरों को कंटिन्यू कर सकें। आगे बात करते हैं गाइज बायोलॉजी। तो गाइज, बायोलॉजी में दो पार्ट में हम पढ़ते हैं, एक है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान के जो पितामह हैं ये बोला जाता है थियोफ्रेटस को, और जंतु विज्ञान का पितामह बोला जाता है अरस्तु को। सो गाइज, ये जो पितामह है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए इसको आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो गाइज, अगले हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है ना। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है ना। कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरा में जीव विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया। एक है गाइज पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। ठीक। कैरोलस लीनियस ने 1753 में जीवधारियों के द्विनाम पद्धति जो द्विनाम पद्धति है गाइज के बारे में इन्होंने बताया और उनका वर्गीकरण किया। ठीक है ना। और उन्हें 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया, और ये था वंश, जाति और वैज्ञानिक नाम। ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम है जिसने इन्हें नाम दिया ना, तो उसे जो है इसमें शामिल किया। जैसे उदाहरण की बात करें मनुष्य की, ठीक है ना, तो वंश है होमो सेपियंस लिन, तो जाति है सेपियंस, और लिन जो थे वैज्ञानिक थे, तो ये हो गया होमो सेपियंस लिन, इस तरीके से। ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक। आगे जो है गाइज, आगे जो लेक्चर में अब हम बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं पादप कोशिका की। ठीक है। सो गाइज, पादप कोशिका में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अपने माइंड में इसे सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। और गाइज, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, अगर आपके पास समय कम है, आप स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं संस्थान के हार्ड कॉपी नोट्स, तो आप वो भी ले सकते हैं, संस्थान से संपर्क करके इसे ले सकते हैं आप। ठीक है। तो गाइज, बात करते हैं जो पादप कोशिका है। पादप कोशिका में सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज, जो इसका सबसे आउटर पार्ट होता है वो होता है कोशिका भित्ति। बाहर से अंदर की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है ना। जो ये जालीनुमा आकृतियाँ आपको इसमें दिख रही हैं, ये है गाइज कोशिका भित्ति। एक बार स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरीके से हम देख लेते हैं गाइज। और इसमें जो है ना सबसे बाहरी परत है गाइज क्या, कोशिका भित्ति, और इसके बाद जो अंदर वाला परत है ना, ये है कोशिका झिल्ली। डायग्राम मैटर नहीं करता, डायग्राम बनना एक्यूरेट चाहिए गाइज। ठीक है। कैसा बने ये मैटर नहीं है, इसके अंदर की चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये है गाइज केंद्रक। ठीक है ना। और ये जो है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो ये हैं ये छोटे छोटे टुकड़े, ये राइबोसोम हैं। इधर जो है गाइज, ये जो रेड कलर में है ये है लाइसोसोम, और ये है अपना गाल्जी काई। ठीक है। और ये गाइज हरित लवक है। ठीक है ना। ये भी हरित लवक की है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि गाइज आपको देखना पड़ेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो गाइज ये लास्ट में है ना, ये रसधानी वैक्यूम ट्यूब इसे बोलते हैं, ये बीच में रहता है। तो एक बार गाइज स्ट्रक्चर को आप फिर से देख लीजिए अच्छे से, क्या हमने इसमें बात की है और कितना इम्पोर्टेंट ये है। तो गाइज कहाँ ये लाइसोसोम, गाल्जी काय, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूम ट्यूब यानी कि रसधानी, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति सबसे बाहरी,
प्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। तो गैस इतने पार्टों को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है और याद कर लेना है, तभी जो है आप इसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं गैस कोशिका की, ठीक है ना, सेल की। तो कोशिका जो है ना, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक अमेरिका ने 1665 में किया था तथा कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी, ठीक है, 1665 में। अच्छा, जो कोशिका है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं गाइज, तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 39 में दिया था। और कोशिका सिद्धांत जो कि स्लाइडेन और स्वान के अनुसार है ना, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई है, इन्होंने बताया। और प्रत्येक जीव जो है ना, एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिका विभाजन में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। ये बात स्लाइडेन और स्वान ने कही है, ठीक है ना। सो गाइज, इसलिए ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बिल्कुल गाइज लैब असिस्टेंट, पर्यावरण परिवेशक जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लास यहाँ पर ली जा रही है, ठीक है ना। और गाइज सबसे छोटी जो कोशिका है ये है जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। याद रखना, कोशिका सबसे छोटी है जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में है गाइस तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। और गाइस मनुष्य की उत्पत्ति जायगोट नामक एक कोशिका से हुआ है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और कोशिका में केंद्र की खोज जो की थी गाइस, ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और आनुवंशिकता का वाहक बोला जाता है गुणसूत्र को, क्रोमोसोम्स को। और कोशिका के प्रकार की बात करें गाइस तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें गाइस थोड़ा सा जो हमें एस्पिरेंट को सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इसके डिफरेंस को लेके आती है, लेकिन आज के लेक्चर में हम बहुत आसानी से इसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विशेषता, फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की फिर विशेषता को हम देखेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले गाइस कोशिका भित्ति की, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में बनी होती है सेल्यूलोज की। और गाइस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, अच्छा ये जो शब्द हम अभी प्रयोग में ला रहे हैं ना विशेषताओं में, इसको आपने पादप कोशिका के डायग्राम में देख लिया होगा, ठीक है ना। अगर आपने वो स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लिया तो उसके बाद ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है गाइस प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहते हैं और यूकैरियोटिक में ये उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम की बात करें तो गाइस ये 70S टाइप के होते हैं और ये होते हैं 80S टाइप के, ठीक। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो गैस प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहते हैं और यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। डीएनए एकल सूत्र में सिंगल बॉन्ड में बंधे होते हैं, यहाँ पर पूर्ण विकसित होते हैं, दोहरे बॉन्ड में बंधे होते हैं। आगे है गाइस इसके बाद में कशाभिका, ये केवल एक तंतु में केवल एक तंतु है, यहाँ पर कुल 11 तंतु में है, ठीक है। इसके बाद गाइस आगे जो हम बात करने वाले हैं श्वसन की, तो यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली से और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से। लिंग प्रजनन गाइस यहाँ पर नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है गाइस थाइलेकाइंड में होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकैरियोटिक में। सो गाइस अब जो है हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की, जो सेल वॉल है उसकी। तो गाइस ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादपों में पाई जाती है, अर्थात पादप कोशिका में पाई जाती है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक व यीस्ट में काइटिन की ये बनी होती है और यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है। सो गाइस ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और गाइस जीवाणुओं का कोशिका भित्ति जो होता है ना सोस्टिडोगल केन यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं गैस कोशिका झिल्ली की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोशिका भित्ति के बाद। और ये सब गैस हमने स्ट्रक्चर में आपको बताया था, अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आए तो फिर से आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। कोशिका भित्ति क्या होती है गैस, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है
जो कि कोशिका के अंदर एवं बाहर की वस्तुओं के चलन को नियंत्रित करती है। और इसके अलावा यह रासायनिक संरचनात्मक दृष्टिकोण से फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है और यह जीव द्रव्य को बाहरी आघातों से बचाकर कोशिका को एक निश्चित आकार ये क्या करती है, प्रदान करती है। इसके अलावा गाइस प्लाज्मा झिल्ली हार्मोन्स के माध्यम से सूचनाओं का संवहन भी करती है, ठीक है ना। पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे गाइस तारकाय की। तो गाइस इसकी खोज बोबेरी ने की थी और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेरेंटियोल कहते हैं और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। सो गाइस समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें रहते हैं, तो इसको आगे हम कवर करेंगे। आगे बात करते हैं गाइस जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है। अभी जो पादप कोशिका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसके अंदर उसकी जो विशेषताएं थी उसको अभी हम कवर कर रहे हैं खाली, ठीक है ना। आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका गाइस यह एक एक और केंद्रक झिल्ली से तो दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबद्ध होती है और इसका जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे जो होती है छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा छोटे छोटे जो दाने थे, ठीक है, गोल गोल। और गाइस ये दो प्रकार के होते हैं, एक है गाइस चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, और दूसरी जो होती है गाइस खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है गाइस, इनमें राइबोसोम नहीं होते हैं और ग्लाइकोजन का संग्रहण यहाँ पर होता है। इसके अलावा ये प्रोटीन के संश्लेषण में कभी भी भाग नहीं लेती हैं। तो गाइस ये है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और अब आगे बात करने वाले हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की। सो गाइस इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। सबसे पहले तो इसकी बाहरी सतह पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इसका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, ठीक है, जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण ये करते हैं और यह स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगला जो टर्म है राइबोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी खोज गाइस रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा था सर्वप्रथम, तब हुई थी। और जेई पैलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। 1958 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसका नामकरण किया। ये क्या होता है गाइस, ये अतिसूक्ष्म एक कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रोटीन भी बनता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो राइबोसोम है, ठीक है ना। इसे प्रोटीन का उत्पादक स्थल भी कहा जाता है गाइज। ये दो टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा गाइज ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S टाइप, दूसरा होता है 80S टाइप। तो गाइज ये 70S टाइप में विशेषता है कि ये आकार में छोटा होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया आदि में ये देखने को मिलेगा। लेकिन जो 80S टाइप ये आकार में बड़ा होता है, विकसित पौधे और जंतुओं में ये अक्सर देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइबोसोम या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाई जाती है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें गाइस फॉरेस्टर वन दरोगा की, तो इस फॉरेस्टर वन दरोगा परीक्षा में पूरा का पूरा लगभग हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स से आया था गाइस, जो क्लासेस हमारे द्वारा चलाई गई थी। इसका प्रमाण भी आप हमारे फेसबुक पेज में जो एस्पिरेंट है हमसे जुड़े थे उनके जो स्क्रीनशॉट हैं वो वहाँ पर डाले गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी जब रिजल्ट आएगा एस्पिरेंट का रिव्यू भी आपको दिखाएंगे। और गाइज इस तरीके से जो है ये लेक्चर को आज हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। लेक्चर पसंद आता है तो गाइज प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और गाइज इसी वे में हम जो है इस सीरीज़ को चलाते रहेंगे। थैंक यू गाइज।